we are going to see a beautiful poem which name is Stopping by Woods on a Snowy Evening. Earlier we have seen this poem, प्यारे बच्चों. Today we are taking a revision of this poem, and this time I am sure, inshallah, you will learn all the aspects, all the points of this poem. So it is a very beautiful and very attracting and charming and captivating poem by which the poet Robert Frost, he was born 1874 and died on 1963. He was a American poet, so he was a lover of the natural surroundings, natural scenic of the beauty. When America was newly found, so that time he was in a rural life, and that time he admired all the scenic beauty of the rural surroundings. So his imagination, his power of thinking was become very large. और इसने जो किया, एक ब्यूटीफुल पोएम लिखने का सिलसिला शुरू किया, और इनको कई सारे अवार्ड्स मिले, पोलिटाइजर्स अवार्ड भी मिले हुए इनको. और इसके साथ साथ आज हम इनको कोर्स में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों. तो हमारी जो आज की ब्यूटीफुल पोएम है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग. स्नोवी इवनिंग का मतलब होता है एक बर्फानी शाम, और स्टॉपिंग बाय वुड्स मतलब जंगल में कयाम करना या जंगल में रुकना. मतलब एक बर्फानी शाम में जंगल में रुकना या कयाम करना, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है. अब देखिए बात क्या है कि जंगल में एक बर्फानी शाम में वहां पे रुकना, बस एक ये पॉइंट है दोस्तों, और इस पॉइंट के ऊपर जो है पूरी पोएम है, और ये पोएम बड़ी खूबसूरत पोएम है. तो लेट्स से हैव चिट चैट in brief, and after that I will explain you the beautiful poem, as well as we will see the marginal questions, difficult words and English workshop as early as possible inshallah. So आइए दोस्तों पहला सवाल लेते हैं चिट चैट में. यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप अपने कोर्स बुक की किताब में पेज नंबर 101 को निकालिए दोस्तों. पेज नंबर 101, क्योंकि यहाँ बोर्ड छोटा है तो हर क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो जितना हमसे होगा वो करेंगे, बाकी हम किताब में से डिस्कस करेंगे. मैं आपको एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह. तो आप सबसे पहले प्यारे बच्चों पेज नंबर 101 101 इसको अपने सामने रखिए दोस्तों. तो आपको हर सवाल, हर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और आंसर भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह. आइए पहला सवाल देखते हैं. पेज नंबर 101 101. आइए चिट चैट का पहला सवाल है कि शेयर दिस चैट विथ योर बेंचमेट और क्लासमेट. बेंचमेट मतलब क्लास में आपके बेंच पर जो आपके साथ बैठता है उसको बेंचमेट कहते हैं, और जो आपके क्लास में आपके फ्रेंड्स होते हैं पढ़ने वाले उनको कहते हैं क्लासमेट्स. चैट करना का मतलब बातचीत करना. ठीक है. अब हमारा यहाँ पहला सवाल है दोस्तों, वेयर डिड यू गो फॉर अ पिकनिक रिसेंटली. देखिए एकदम रिसेंट क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ बोल रहे वेयर मतलब कहाँ, है ना. डिड यू गो कहाँ गए, फॉर अ पिकनिक पिकनिक के लिए, रिसेंटली हाल ही में, जल्द ही. तो दोस्तों एकदम सिंपल इसका आंसर आप बता सकते हो कि आई वेंट टू हाजी अली, आई वेंट टू गेटवे ऑफ इंडिया, और आई वेंट टू महाबलेश्वर, आई वेंट टू एलिफेंटा केव्स, और आई वेंट टू औरंगाबाद टू सी द बीबी का मकबरा. तो सो मेनी स्पॉट्स, यू जस्ट पुट द नेम. आपको स्पॉट का नाम बताना है कि हम यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए रिसेंटली गए. ठीक है, पहला क्वेश्चन और उसका ये आंसर हो गया. अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों. अब देखिए इंग्लिश का आंसर लिखना बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है. पहले क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ. देखिए आसान तरीका, वेयर डिड यू गो फॉर अ पिकनिक रिसेंटली. ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये है सवाल. अब यहीं पे सवाल में ही जवाब कैसे बन जाता है दोस्तों इंग्लिश का, इसका मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ. देखिए अब वेयर तो सवाल हो गया ना, ये नहीं आएगा है ना. तो वेयर और डिड जो है ये दोनों जो है खत्म हो जाएगा, और यू का मतलब होता है तुम.
सवाल तुमसे किया जा रहा है ना दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ इंग्लिश के आंसर्स लिखने का। अब यहाँ पर जो वेयर डिड है दोस्तों, ये तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वेयर का मतलब ही होता है कहाँ। कहाँ का मतलब हमको आप जगह बताना रहेगा ना। अब यू का मतलब होता है तुम। तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ गए पिकनिक बनाने के लिए। तो जब तुमसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो उसका जवाब आपको आई से देना होगा दोस्तों, आई, है ना। जैसे आप बोलते हैं ना, हु आर यू, तुम कौन हो। यू हु आर यू, तुम कौन हो, तो आप जवाब क्या बोलते हो, आई एम अ बॉय, आई एम यूसुफ खान, लाइक दिस। आई से स्टार्ट करते हो आंसर, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे डीड आया हुआ है सवाल के अंदर, तो आपका आंसर भी जो है वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो गो का हो जाएगा दोस्तों सेकंड फॉर्म वेंट, है ना। तो क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा आई, गो का हो जाएगा वेंट। और यहाँ पर जो है आई वेंट फॉर अ पिकनिक रिसेंटली टू, अब ये क्वेश्चन मार्क जो है ये भी हट जाएगा। फिर यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं टू हाजी अली, या फिर जो स्पॉट आपको पसंद है दोस्तों, वो स्पॉट का नाम आप लिख सकते हैं। कितना आसान है। अब अगर यहाँ पे यू की जगह यूर आएगा ना दोस्तों, तो यूर का आंसर माई से आएगा, है ना। यू का आंसर आई से आएगा और यूर का आंसर माई से आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, हु ऑल अकम्पनीड यू। अगर यहाँ दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी किताब में, अपनी कोर्स बुक में देख सकते हो दोस्तों, पेज नंबर 101 पर ये सारे सवाल आपको। यहाँ पे दूसरा सवाल है, हु ऑल अकम्पनीड यू, आपके साथ कौन कौन गया था, आपके साथ पिकनिक पर कौन कौन था। तो अकम्पनीड मतलब के साथ, यू अकम्पनीड यू, आपके साथ, हु ऑल वो कौन लोग थे, वो सब कौन थे जो आपके साथ पिकनिक पर गए थे। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, उनके नाम लिखना चाहे तो नाम भी लिख सकते हो। और ऑल्सो यू कैन मेंशन दैट माय गेस्ट केम फ्रॉम पूना, और माय आंटी, माय ग्रैंड पेरेंट्स। इवन आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स का नाम भी मेंशन कर सकते हैं कि माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली वर अकम्पनीड मी। अब यहाँ पे यू की जगह पे मी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, why did you select the picnic spot? Why मतलब क्यों, why did you select the picnic spot? आपने उस पिकनिक स्पॉट को सिलेक्ट क्यों किया, वहां पर आप क्यों गए उस पिकनिक स्पॉट पे। अगर आप हाजी अली गए हैं तो आप वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस बताइए कि हाजी अली इज ए वेरी pious and very holy place, and we wanted to go there for shrine for the ziyarat, and wanted to roam around the ocean, because Haji Ali Dargah is in middle of the ocean, middle of the sea. So it is a very beautiful place. So we wanted to go there and enjoy our evening or our day. ठीक है दोस्तों। अगर आपको बीबी का मकबरा देखना है तो वो स्पॉट का नाम आप डाल सकते हो, एलिफेंट केव्स डाल सकते हो, जो स्पेशलिटी आपको लगती है उस प्लेस के अंदर आप मेंशन कर सकते हो दोस्तों। तीसरा, चौथा सवाल दोस्तों, व्हाट गेम, फूड, साइट्स डिड यू एंजॉय देयर। आपने वहां पे कौन कौन से खेल खेले, व्हाट गेम्स कौन से खेल खेले, फूड कौन सा खाना खाया, साइट्स आपने वहां क्या क्या देखा, डिड यू एंजॉय देयर आपने वहां पे एंजॉय किया दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो कि वी प्लेड देयर खो खो, वी प्लेड देयर कबड्डी, वी प्लेड देयर हाइड एंड सीक, whatever it is depend on the surroundings and the area। जहां भी आप, या महाबलेश्वर आप गए, कोई पिकनिक स्पॉट पर आप गए, तो वहां पर आप हाइड एंड सीक खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, whatever you want। एंड व्हाट फूड्स यू एंजॉयड देयर, तो आप बोल सकते हो दोस्तों वी एंजॉयड चिकन टिक्का, मटन कोरमा, और समथिंग snacks, pizza, and so many food items, junk foods, whatever you like। एंड साइट्स मतलब नजारे, आपने वहां पे क्या क्या देखा दोस्तों, तो आप बता सकते हो कि वी सॉ देयर द सनसेट पॉइंट, वी सॉ देयर द टाइगर हिल,
we saw the very large sea and beautiful surroundings. Means based on the natural beauty. आपको नेचुरल खूबसूरती वहां देखने के लिए क्या मिली? एवरीथिंग यू कैन मेंशन देयर. आप वहां पर हर चीज जो है मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फर्स्ट चिट चैट क्वेश्चन. व्हाट डिड यू फील व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न होम? व्हाट डिड यू फील? आपको कैसा महसूस हुआ? व्हाट डिड यू फील? आपको कैसा लगा? व्हेन इट वाज टाइम, जब आपको आपका टाइम हो गया टू रिटर्न होम, कि आपको अब घर पहुंचना है, घर जाना है, तो आपको कैसा लगा? तो आप बता सकते हो दोस्तों कि आई फेल्ट वेरी नाइस, आई फेल्ट ब्यूटीफुल, आई फेल्ट वेरी वेरी गुड, आई एंजॉयड thoroughly, and my parents, my brother, my friends, we all loved to roam and to wander all the new places every time. आप इस तरीके से लिख सकते हैं. एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट वाज अ ग्रेट फीलिंग. आप ये बता सकते हैं. अब देखिए दोस्तों, चिट चैट में सेकंड हम एग्जांपल देने के लिए जा रहे हैं. यहाँ पे पॉइंट दिया है, लुक एट द पिक्चर एंड फ्रेम क्वेश्चंस. आपकी किताब में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एक पिक्चर बनी हुई है पेज नंबर 101 पर. मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर. थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को करने की कोशिश करता हूँ. आप देखिए, अब आपके सामने एक पिक्चर आएगी अभी. उस पिक्चर को आप देखिए दोस्तों, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा. दोस्तों, कैन यू सी दिस पिक्चर? आप ये पिक्चर देख सकते हो? उम्मीद करता हूं कि आप ये पिक्चर देख रहे हो. देखिए, इस पिक्चर के अंदर जो है कुछ लोग जो हैं, सॉरी, ये एक ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी प्लेस है, जहाँ पे वुड्स है, जंगल है, और एक लेक है, और बहुत सारे जो है वहाँ पानी की एक झील है जो कि जम चुकी है. तो ये सारी चीज आपको देखने के लिए मिल रही है. चलो, अब इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वापस से दोस्तों. अब यहाँ पर आपने देखा, उम्मीद करता हूँ ये टेक्नोलॉजी जो मैंने सीखने की कोशिश की, अल्लाह मुझे और एक्सपर्ट बनाए. यहाँ पर मैं आपको एक फोटो और दिखा रहा हूँ. आपके पेज नंबर 101 पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फोटो दिख रही है आपको पेज नंबर 101 पर. इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना. आपका पेज नंबर 101 पे यहाँ पे कुछ लोग जो है वो बर्फानी इलाके में जो है ट्रैकिंग कर रहे हैं दोस्तों. तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनाना है आपको. ये तस्वीर को देखना है और उसको पढ़ना है. जिससे कि मैंने आपको पहली तस्वीर भी बताया और यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर भी बता रहा है. अब अगर इसके ऊपर हमें क्वेश्चन बनाने हैं दोस्तों, तो किस तरह बनाएंगे, किस तरह बोलेंगे? तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए दोस्तों, है ना. एक पिक्चर को देखने का, तस्वीर को देखने का, और उसके ऊपर क्वेश्चन बनाने का. जैसे पहली तस्वीर जब मैंने आपको दिखाई, तो उसमें अभी अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूं कि व्हाट डिड यू सी देयर इन दैट पिक्चर? उस पिक्चर में आपने क्या देखा? तो आपको सिंपल उसका आंसर ये देना है दोस्तों कि वी सॉ अ लेक, द फ्रोजन लेक, एक जमी हुई लेक देखी, इन अ वेरी स्नोवी एरिया, इन अ वेरी आइस iceful area, as well as the woods, jungle, and everywhere the ice. तो ऐसे देखिए सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट डिड यू सी देयर. ओके, व्हाट डिफरेंट थिंग यू फाइंड देयर? इट वाज अ डे. इट वाज अ, वो दिन का समय था, है ना. व्हाट टाइम मेंशन, व्हाट टाइम सीन इन दैट पिक्चर? इट वाज अ डे टाइम. तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन. तो अभी जो आपकी किताब में जो पेज नंबर 101 पर दिया हुआ है दोस्तों, एक तस्वीर दी है एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर, आफ्टर दिस फर्स्ट चिट चैट. तो वहां तस्वीर देखना है आपको और कुछ क्वेश्चंस पुट करना है, बनाना है अपने तौर से. यहाँ देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए बना के दिए हैं. जैसे, वेयर आर द ट्रेकर्स ट्रेकिंग? वो ट्रैकर्स, ट्रैकर्स मतलब कौन? जो बर्फ के ऊपर अपने कुछ लाठी के जरिए, एक स्पेशल लाठी होती है जिसके अंदर नील्स होते हैं, लोग कीले होते हैं, जिसको बर्फ पे रखने से उसमें अंदर पकड़ मिलती है और वो आसानी से बर्फ के ऊपर या ऊंचाई पर चल पाते हैं, है ना. तो उनको ट्रैकर्स कहते हैं दोस्तों. और ट्रैकर्स मतलब ट्रैकिंग, कहाँ पर वो चल रहे हैं, बर्फ के ऊपर चलना या पहाड़ी के ऊपर चलना, ऐसे इलाके में चलना जहाँ पे चलना आसान नहीं हो, तो उसको ट्रैकिंग कहते हैं. तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन बन गया,
वेयर आर द ट्रैकर्स ट्रैकिंग। आप पेज नंबर 101 पर देखेंगे दोस्तों, तो वहां पर 3-4 लोग जो है वो चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उसमें दूसरा सवाल है विच सीजन इज इट। इसमें दिया है कि विच सीजन इज इट, इसमें कौन सा मौसम बताया गया दोस्तों। अब जब छाई रहेगी, बर्फ हर तरफ फैली रहेगी, तो वो विंटर का सीजन होगा ना दोस्तों। अभी हमको जवाब नहीं देना है, यहाँ पे हमको सिर्फ क्वेश्चन बनाना है तस्वीर को देख के। अब वहां पे देखिए हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो हम उसको देख के हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, बोल सकते हैं कि विच सीजन इज इट, इसमें कौन सा सीजन बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तस्वीर को देख के आप पूछ सकते हो या लिख सकते हो। यहाँ दिया है इन विच एरिया, अगर यहाँ नहीं दिख रहे तो आप अपनी किताब में देख सकते हो दोस्तों। इन विच एरिया ऑफ इंडिया डू यू फाइंड सच ट्रैकर्स। हिंदुस्तान के कौन से इलाके में आप इस तरीके के ट्रैकर्स को देख सकते हो। तो आप बता सकते हो कुल्लू मनाली है, हिमाचल प्रदेश है ना। तो ऐसे इलाके जो शिमला है, कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर है, तो ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस है दोस्तों, जहाँ पे ट्रैकर्स जो है वो ट्रैकिंग करते हैं, है ना। ट्रैकर्स मतलब पहाड़ों पे या बर्फानी इलाकों में किसी चीज की मदद से चलना फिरना, तो उसको कहते हैं ट्रैकर्स, और उसके ऊपर चलने को कहते हैं ट्रैकिंग। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आप बना सकते हो, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत आसान है। तस्वीर को देखिए, सवाल बनाइए, तस्वीर को देखिए। एक क्वेश्चन इससे पलट कर भी आता है कि पिक्चर रीडिंग जिसे आप कहते हैं, है ना। पिक्चर रीडिंग, पिक्चर राइटिंग, पिक्चर को देखिए, उसकी तस्वीर बनाइए, या उसके ऊपर क्वेश्चन तैयार कीजिए या स्टोरी लिखिए। इस तरीके के पलट कर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एक एक्सरसाइज और है, और टाइम कम है इसलिए मैं जरा स्पीड में लेके चल रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ पूरा हो जाएगा आज। और यहाँ पे ये फॉर्म 4 to 6 स्टूडेंट्स ग्रुप। आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 8 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए, 5 ग्रुप बना सकते हो। और अब आपस में किसी भी एक तस्वीर के ऊपर, किसी भी एक स्टोरी के ऊपर आप डिस्कस कीजिए दोस्तों, बातचीत कीजिए, और उसका एक टाइटल आपको लिखना रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो दिया है दोस्तों कि एवरी स्टूडेंट शुड क्लोज हिज हर आइज। अब यहाँ पर आपको एक अच्छी प्यारी एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पर आप लोग अपनी आंखें बंद कर सकते हो, कोई कहानी सोच सकते हो, कोई अच्छी स्टोरी सोच सकते हो, और उसके ऊपर आप डिस्कस करके उसका एक टाइटल निकाल सकते हो, उन्वान निकाल सकते हो दोस्तों। यहाँ दिया है एज अ ग्रुप लीडर रीड्स अलाउड द फॉलोइंग लाइन्स, द स्टूडेंट्स ट्राई टू क्रिएट अ पिक्चर इन हिज हर माइंड एंड लेटर ईच वन गिव्स अ हेडिंग फॉर ईच डिस्क्रिप्शन। आप अपनी आंखें बंद करोगे, आपके ग्रुप का कोई एक लीडर जो है वो स्टोरी को पढ़ेगा, और उस स्टोरी को जब वो पढ़ेगा तो हर एक के ब्रेन में, माइंड में, उसके दिल में उस कहानी का एक अलग अलग उन्वान आएगा दोस्तों, एक अलग अलग उसका टाइटल आएगा। फिर उन सब से आंखें खुलवाने के बाद आप अपने तौर से आप अपना टाइटल बताइए, आप अपना टाइटल बताइए, आप अपना टाइटल बताइए। देखिए कितने टाइटल जमा हो जाएंगे दोस्तों, है ना। एक ब्यूटीफुल एक्टिविटी भी होती है, और आपका इमेजिनरी जो पावर है दोस्तों वो बढ़ जाता है, आपकी सोच जो है वो बढ़ जाती है दोस्तों। और इस तरीके से आप कोई भी स्टोरी का टाइटल, 1 मार्क्स के लिए भी आता है ये सवाल दोस्तों, एक ये आपको आपका उसका टाइटल बताना होता है। अब जैसे आपके सामने अभी ये तस्वीर हमने देखे, तो यहाँ पर इससे पहले जो तस्वीर मैंने आपको बताई अभी, तो वहां पर आप वो तस्वीर को देख के कैसे बता सकते हैं जमी हुई झील है, बर्फानी इलाका है, जंगल नजर आ रहे हैं। चलो उस तस्वीर को देख के, अभी वहां आंखें तो बंद करने की जरूरत नहीं है, आपने उस तस्वीर को देखा, है ना। तो अब उसको देखकर आपके मन में क्या टाइटल आता है दोस्तों, तो आप वहां पे बता सकते हो कि द एन्चेंटिंग ब्यूटी ऑफ द स्नोवी एरिया, या एन्चेंटिंग ब्यूटी ऑफ द स्काई, या एन्चेंटिंग ब्यूटी ऑफ नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इस तरीके के टाइटल आप अपने तौर से पेश कर सकते हो दोस्तों। उसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, माइल्स ऑफ स्मूथ बैरन लैंड स्पार्कलिंग sand stretched till the horizon in wave-like forms, thorny cacti propping here and there, an occasional cluster of palms provide a shady spot, a caravan of camels moving in a line in the distances.
अब आपको क्या समझ में आ रहा है? ये एकदम डेजर्ट का एरिया है जहाँ पे कैमल का कारवां चल रहा है, वहां पे कैक्टस के पौधे हैं, हर तरफ सैंड ही सैंड है, देर आर नो वाटर। तो अब ऐसे इलाके को क्या बोलेंगे दोस्तों? तो ऐसे इलाके को आप यहाँ बता सकते हो लाइफ इन अ डेजर्ट, रेगिस्तान में लाइफ, जिंदगी। तो इस तरीके के कोई भी टॉपिक, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताता हूँ दोस्तों, सिंपल स्टोरी है। उस स्टोरी को मैं शॉर्टकट में बोलूंगा, बीच बीच में गैप डाल दूंगा, पूरी स्टोरी नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम कम है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ वो स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। और उसके बाद आप अपनी कॉपी में इस स्टोरी का टाइटल लिखना, उन्वान लिखना, ठीक है दोस्तों। मैं बोलता हूँ स्टोरी आपको शॉर्टकट में बोलता हूँ। और देयर आर टू कैट्स, दे फाउंड ब्रेड और केक पीस, monkey came, he became the judge, he made the justice, he ate a little bit from the bread, cats were looking helplessly, the monkey ate that part also. It means what? Now you understand the story in short, friends. Two cats, one monkey. Now you think the title, you think the unwan, इस स्टोरी का unwan क्या हो सकता है? पहले तो आप स्टोरी लिखिए, इंटरेस्टिंग बनाइए उसको, अपनी इमेजिनरी पावर को और ऊंचा कीजिए, उसके उन्वान को लिखिए, तो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। अब चलिए यहाँ पर एक इमेजिनरी आपको 4 लाइन की पोएम बनाना है दोस्तों। यहाँ पर मैंने बनाया हूँ आपके लिए, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ आपको, लेकिन आप अपने तौर से अपने ग्रुप के अंदर जो है छोटी छोटी पोएम जो है, इमेजिनरी पोएम जो है वो बना सकते हो दोस्तों। जैसे यहाँ मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बनाया है, आपके लिए बनाया, देखिए। ए लॉस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, rebirth, new beginnings flow in spring, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. तो सिंपल 4 लाइन की मैंने ये पोएम आपके लिए बनाई। आप अपने तौर से आपस में जब डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो अलग अलग दिमाग, माइंड जो है वो खुलते हैं, और इस तरीके से आप कोई भी पोएम जो है कोई भी टॉपिक पर बना सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं पोएम के एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस पोएम के अंदर मैं आपको राइमिंग वर्ड बताऊंगा, राइमिंग स्कीम बताऊंगा, फिगर ऑफ स्पीच बताऊंगा, और इस पोएम का ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, डिफिकल्ट वर्ड के साथ सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आइए, हमारा चीट चैट का ये फर्स्ट सेशन यहाँ खत्म हुआ। अब मैं आपको पोएम को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। This is a very beautiful poem, friends. In this poem, you can see a beautiful scenic surroundings of the earth or of the world. In this poem, the poet Robert Frost, he was captivated by the area where he was entering in the woods. That time he saw the beautiful scene, the snowy evening. So that's why he stopped there in the jungle, and he was captivated by the scenic surrounding, scenic beauty of the area. In the jungle, who want to stop there? जंगल में कोई रुकता है दोस्तों? नहीं रुकता है। लेकिन हमारे जो पोएट है, एज ए स्पीकर, अब वो हमको पोएम एक्सप्लेन करेंगे, मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। तो वो जंगल में रुक गया। जंगल में कोई रुकता नहीं है, जंगल में तो जानवर होते हैं वगैरह, खतरनाक, कोई सुविधा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो वहां पे रुक गया। अब वहां पे क्या क्या हुआ, किस तरीके की इंटरेस्टिंग बातें हुई दोस्तों, इन 4 स्टांजा के अंदर हम देखेंगे इंशाल्लाह। और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए मिलेगा। आपकी नॉलेज, आपका दिमाग जो है बड़ा ताजा हो जाएगा इंशाल्लाह। आपकी रूह जो है वो खुश हो जाएगी इस नेचुरल ब्यूटी को देख के, इस पोएम को समझ के। प्यारे दोस्तों, चलिए पहले स्टांजा की तरफ हम चलते हैं। पहले स्टांजा में दिया है दोस्तों, whose woods these are, I think I know. whose woods, whose woods, woods का मतलब होता है दोस्तों जंगल। एक्चुअली वुड्स जो होते हैं ना, वुड का मतलब होता है दोस्तों लकड़ियां, है ना। जंगल मतलब फॉरेस्ट, लेकिन वुड्स ऐसी जगह होती है दोस्तों जहां पे जंगली जानवर नहीं होते हैं, या ज्यादा खतरा नहीं होता है, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, घने जंगलात होते हैं, उसको वुड्स कहते हैं। जहाँ पे नॉर्मली जो है नॉर्मल एरिया होता है, इतना रिस्की नहीं होता है, लेकिन फिर भी जंगल तो जंगल ही होता है दोस्तों, क्योंकि वहां दूसरी सुविधा नहीं होती है। अब वो जो स्पीकर जो है
वो पूछ रहा है कि whose woods are these। देखिए वो जैसे ही जंगल में गया, आप अपनी किताब में देखिए दोस्तों, पोएम के ऊपर एक आदमी जो है, पोएट है वो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देखो अपने घोड़े पे बैठा हुआ है और जंगल में जो है वो गया हुआ है। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, इस तस्वीर को आप देखिए इस तरीके से, पेज नंबर 102 पर देखिए, एक शख्स जो है वो घोड़े पे बैठा हुआ है और जंगल में जा रहा है। वो स्टॉप हो गया, वहां पे रुक गए। जो हमारा पोएम का टाइटल है दोस्तों, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। देखिए दोस्तों, दिख रहा है आपको, जंगल में वो अपने घोड़े के साथ रुक गया है। अब चलिए इसी पॉइंट के ऊपर हमारी पूरी पोएम है दोस्तों। हाँ, पहले स्टांजा की पहली लाइन में मैंने क्या बताया दोस्तों कि whose woods are these? I think I know। I think, मैं समझता हूं कि मैं शायद उसको जानता हूं। I know, मैं जानता हूं कि ये जंगल किसके, जहां पे वो जंगल में आके रुका, तो पोएट हिमसेल्फ टेलिंग, अपने आप से वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि जंगल किसके, मुझे समझ में आ रहा है किसके जंगल। हिज हाउस इन द विलेज दो। हिज हाउस, हिज मतलब कौन, उस जंगल का जो मालिक है। कहाँ है उसका घर, इन द विलेज, विलेज में उसका घर। जिसका जंगल में वो आके रुका है दोस्तों, उस जंगल का जो मालिक है, मैं शायद उसको जानता हूं। और हिज हाउस, उसका घर जो है कहाँ पे है, विलेज में दोस्तों। और साथ ही साथ ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, लेकिन वो जो मालिक है वो नॉट सी मी, नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देख सकता कि मैं यहाँ पे जंगल में जो है वो स्टॉपिंग हूँ, रुका हुआ हूँ। चौथी लाइन में, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, और उसके जंगल जो है, और ये भी नहीं वो देख सकता, वॉच मतलब देखना, कि फिल अप विथ स्नो। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं दोस्तों। पहली बात तो ये स्टांजा के अंदर आप देखिए कि वो जब जंगल में आके रुका, पोएट स्पीकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो वो कहता है कि ये जंगल किसके, शायद मैं जानता हूं, है ना, पहली लाइन। और दूसरी लाइन में वो उसका एड्रेस बता दे रहा है, जिसके जंगल है, मालिक जो है, वो बोलता है वो मेरे ख्याल से वो विलेज में रहता है ना, ही लिव्स इन द विलेज। और तीसरी बात वो बोलता है कि लेकिन वो विलेज में है, लेकिन वो मुझे यहाँ पे तो देख नहीं सकता कि मैं उसके जंगल में ठहरा हुआ हूँ, मैं उसके जंगल में रुका हुआ हूँ। इवन वो तो ये भी नहीं देख सकता कि उसके जो जंगल है वो फिल अप विद स्नो। स्नो मतलब बर्फबारी दोस्तों, ठीक है। तो इसके जंगल में बर्फबारी हो गई है और पूरा जंगल जो है बर्फ से भर गया, वो ये भी नहीं देख सकता है, और वो तो मुझे भी नहीं देख सकता है। मैं तो उसके जंगल में, क्योंकि जब वो जंगल में वहां रुका तो वहां बर्फबारी हो रही थी, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए वो वहां पे रुक गया। और रुका तो उसको जब ये ख्याल आया कि यार ये जंगल मुझे लगता है कि किसी के है, हाँ वो उसके है जिसको मैं जानता हूँ, और वो जो है शहर में रहता है, विलेज में रहता है, गांव में रहता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब ये चार लाइन आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब इस चार लाइन की जो टेक्निकलिटी है, इसकी जो इंपॉर्टेंट, जो आपके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं वो उसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको बताता हूँ। अब सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं इसकी आपको राइमिंग स्कीम बताता हूँ। राइमिंग स्कीम क्या होती है दोस्तों, राइमिंग स्कीम के बारे में इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। मैं आपको कलर, पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ यहाँ पे कि राइमिंग स्कीम, देखिए दोस्तों, राइमिंग स्कीम जो होती है ना दोस्तों, इसके अंदर आपको ABCD इस तरीके से आपको लिखना होता है। लेकिन उसके इससे पहले मैंने समझाया था, इस बार फिर समझा रहा हूं, आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर शायद ये पोएम का नंबर ना आए। अब देखिए पहली लाइन का जो आखिरी वर्ड है, उसको देखिए क्या लिखा है दोस्तों, नो। दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड है दो। तीसरी लाइन का आखिरी वर्ड है हियर। चौथी लाइन का आखिरी वर्ड है स्नो। अब देखिए दोस्तों, पहला वर्ड जो है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, नो। दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड दो। तीसरी लाइन का आखिरी वर्ड हियर। चौथी लाइन का आखिरी वर्ड स्नो। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप राइमिंग स्कीम लिखेंगे तो पहली लाइन तो हमेशा ए कहलाएगी, पहली लाइन को आप हमेशा ए दीजिए, ए। अब दूसरी लाइन का जब आखिरी वर्ड
ए के आखिरी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज से मिलता जुलता है दोस्तों, तो उसको फिर ए दे दीजिए। जिससे यहाँ पर नो के बाद दो दिया हुआ है, दो नो, दो नो, बोलने में एक जैसा लग रहा है ना, तो इसको भी हम ए ही देंगे दोस्तों राइमिंग स्कीम के अंदर। अब तीसरी लाइन में देखिए आखिरी वर्ड हियर दिया हुआ है। अब देखिए हियर जो है नो, दो, हियर दोनों से अलग है दोस्तों। तो जब वो दो लाइन से अलग हो जाएगा या सेकंड लाइन से अलग हो जाएगा, तो उसको हम दूसरा अल्फाबेट देंगे दोस्तों। तो उसका राइमिंग स्कीम हो जाएगा बी। तो यहाँ कॉमा लगा के आप लिखिए बी। अब चौथी लाइन में देखिए दोस्तों क्या लिखा है, स्नो। स्नो किससे मिल रहा है, नो, दो, स्नो, एक जैसा दिख रहा है ना दोस्तों बोलने में, सुनने में। तो ये मतलब ए वाला ही फंडा यहाँ पर आप यूज करेंगे। इसको भी राइमिंग स्कीम जो देंगे ए देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इस स्टांजा की राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी ए, है ना। कभी कभी क्या होता है, पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन का जो वर्ड होता है वो अलग होता है, तो ए और बी दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि तीनों लाइन अलग अलग होती है या चारों लाइन अलग अलग होती है, तो नो प्रॉब्लम, चारों लाइन का तलफ्फुज आखिरी वर्ड का अगर डिफरेंट होगा तो ए बी सी डी दे दीजिए। अगर पहली दो लाइन का है सेम टू सेम तो उसको ए दे दीजिए। तीसरी चौथी लाइन का सेम टू सेम है तो उसको बी भी दे दीजिए। लेकिन अगर इस तरीके से डिफरेंट है, पहली लाइन का सेम है दूसरी लाइन का सेम है तो उसको ए दीजिए। तीसरी लाइन का अलग है तो उसको बी दीजिए। चौथी लाइन का पहली दूसरी लाइन से मिल रहा है तो फिर उसको ए दे दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये राइमिंग स्कीम करना बहुत आसान हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये राइमिंग स्कीम समझ में आ गई होगी। अब इसमें मैं आपको राइमिंग वर्ड बता दूं दोस्तों। राइमिंग वर्ड भी जो होते हैं, मैं पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड भी जो होते हैं दोस्तों, ये बोलने में तलफ्फुज में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके मीनिंग जो है वो अलग होते हैं। अब जैसे नो, दो, स्नो, सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पे आप इनका पेयर बनाएंगे, इनकी आप जोड़ी बनाएंगे। यहाँ पे आप उसको अल्फाबेट नहीं देंगे। जैसे हमने राइमिंग स्कीम के अंदर यहाँ पर जो है ए बी बी ए दिया, राइमिंग स्कीम दिया हमने उसको, है ना। लेकिन यहाँ पे जब राइमिंग वर्ड पूछेगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमको उसको पेयर बनाना है। जैसे नो, दो, स्नो, है ना। इस तरीके से उसको आप पेयर बनाएंगे दोस्तों, तो आपका ये राइमिंग वर्ड कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया, राइमिंग स्कीम देख लिया, राइमिंग वर्ड देख लिया। अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच में आपको बताता हूँ दोस्तों। फिगर ऑफ स्पीच देखिए, यहाँ पे हमारे टाइटल का ये जो पहली लाइन है, वो हमको इस चीज के बारे में बताता है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारी इस पोएम की जो पहली लाइन है दोस्तों, whose woods these are I think I know। तो यहाँ पर होना कैसे चाहिए दोस्तों, आई थिंक आई नो whose woods are these। जब लाइन की तरतीब जो है दोस्तों वो उलट पुलट हो जाती है। पोएम की पहली लाइन देखिए दोस्तों, आप लोग पोएम की पहली लाइन देखिए आप लोग, पेज नंबर 102 पर आपको फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। फिगर ऑफ स्पीच पहली लाइन में है, whose woods these are। ये जंगल किसके हैं, आई थिंक आई नो। देखिए, तो यहाँ पर तरतीब जो है सेंटेंस की बदल गई। पहले सवाल कर रहा है, बाद में खुद ही जवाब भी दे रहा है। जबकि कैसा होना चाहिए, आई थिंक आई नो, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि जंगल किसके हैं, है ना, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जंगल किसके हैं, मैं समझता हूँ, मुझे मालूम है। तो इस तरीके से जब जुमले सेंटेंस जो है ऐसे बदल जाते हैं दोस्तों, तो ऐसे सेंटेंस की जब तरतीब पोएम में बदल जाती, ये पोएम के अंदर एक ब्यूटीनेस डालने के लिए, एक खूबसूरती डालने के लिए, एक असर डालने के लिए पोएम के अंदर इस तरीके के पोएट जो है, शायर जो है, सेंटेंसेस का इस्तेमाल करता है दोस्तों। तो जब आपकी ये पोएम की पहली लाइन इस तरीके की आपके सामने आ गई, तो ऐसी लाइन को जो जिसमें अल्फाजों की ये जुमले की जो तरतीब बदल जाती है, आधा जुमला पीछे का पहले आ जाता है और आगे का पहले का बाद में आ जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को इन्वर्शन कहते हैं दोस्तों। तो ये पहली लाइन जो है, whose woods are these I think I know। देखिए पहला सेंटेंस हो गया, whose woods are these I think I know, है ना। होना क्या चाहिए था, पहला ये होना चाहिए था, ये वाला सेंटेंस, दूसरा ये होना चाहिए था। लेकिन पोएट ने whose woods are these पहले इसको डाल दिया और दूसरा इसको कर दिया, सेंटेंस आगे पीछे कर दिया। तो ऐसे पोएम को की लाइन को कहते हैं
इन्वर्शन, इन्वर्शन। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा है, उम्मीद करता हूं, इन्वर्शन, वहां पे आप लगा सकते हो निशान और उसको आप समझ सकते हो। तो ये यहाँ पे पहला स्टांजा पूरी सारी टेक्निकलिटीज के साथ मैंने आपके सामने पेश किया। अब चलो हम इसके दूसरे स्टांजा की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरे स्टांजा के अंदर भी जो है इन्हीं बातों को हम देखने की कोशिश करेंगे, ये 4-5 पॉइंट्स को, और आपको इस तरीके से पूरी पॉइंट जो है बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे इंशाल्लाह दोस्तों। आइए अब दूसरे स्टांजा में देखिए कि पहले स्टांजा में आपको बताया गया कि वो जंगल किसके है, मैं समझता हूँ वो, उसको मैं जानता हूँ, वो विलेज में रहता है और वो मुझे देख नहीं सकता, मैं जंगल में हूँ, और वो तो ये भी नहीं देख सकता यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। इतनी बातें आप माइंड में रखिए, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे स्टांजा में बोल रहे हैं कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, माई लिटिल हॉर्स, उसके पास एक छोटा घोड़ा है ना। देखिए आप उस जंगल के अंदर, इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि वो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है जंगल में। तो वो उसके घोड़ा, तो वो घोड़े के बारे में बोल रहे हैं कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक, मस्ट, वो जरूर सोच रहा होगा कि इट इज कुवियर, कुवियर मतलब अजीब व गरीब, बड़ा ही अनोखा, मेरे घोड़े को लग रहा होगा कि बड़ा अजीब अजीब बात हो गई, मैं जंगल में आके खड़ा हो गया, रुक गया, और ये क्या रुकने और खड़े होने की जगह है। फिर वो दूसरी लाइन बोलता है, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, टू स्टॉप विदाउट, विदाउट फार्म हाउस, विदाउट फार्म हाउस। घोड़े कहाँ रहते हैं दोस्तों? घोड़े फार्म हाउस में रहते हैं दोस्तों, है ना। घोड़े जो है, हॉर्स जो है, वो फार्म हाउस में रहते हैं। तो वो पोएट अपने आप से सोच रहा है, कह रहा है कि मेरा जो घोड़ा है वो सोच रहा होगा। देखो, पोएट ऐसा बोल रहा है कि मेरा घोड़ा सोच रहा होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि पोएट ने जो है बड़ी खूबसूरती के साथ उसका जो एनिमल है घोड़ा, और उसके रिश्ते को बड़ा मजबूत बताया है दोस्तों। मतलब वो दोनों एक दूसरे की सोच को भी समझते हैं। यहाँ पे आप वो जो घोड़े का मालिक है, जो पोएट है, वो देखिए बड़ी प्यारे तरीके से खूबसूरती से बता रहे हैं कि मेरा घोड़ा ये सोच रहा होगा कि बगैर फार्म हाउस के मालिक यहाँ कैसे रुक गए इस जंगल में। मालिक सोच रहा है कि मेरा घोड़ा सोच रहा होगा कि मेरे मालिक जो है इस जंगल में कैसे रुक गए। मालिक घोड़े के बारे में, घोड़े की सोच बता रहा है। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है, वो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन कितना है, वो दोनों का रिलेशन कितना अच्छा है कि दोनों एक दूसरे की सोच को समझते हैं। फिर तीसरी लाइन में बोलता है कि बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, कि ये जंगल के बीच में और ये जमी हुई झील के पास, जहां के फार्म हाउस भी नहीं है करीब में, एंड द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, है ना। यहाँ पे बता रहे हैं वो कि फ्रोजन लेक है, डार्क है, अंधेरा है, फ्रोजन लेक है। फ्रोजन लेक का मतलब देखो, फ्रीज, आपके घर में जो फ्रीज होता है ना दोस्तों, फ्रीज, फ्रोज, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, मतलब जम जाना, पूरे तरीके से ठंडा हो जाना। तो फ्रोजन मतलब जमी हुई, लेक, लेक मतलब झील, है ना। तो और वहां पे अंधेरा था मिडल के अंदर। तो बता रहे हैं उस जंगल के मिडल के अंदर जो है एक जमी हुई झील है, बर्फबारी हो रही है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, फार्म हाउस भी नहीं है। और वहां पे आके मालिक ने घोड़ा क्यों रोक दिया, मुझे क्यों रुका दिया यहाँ पर? और ये द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, डार्केस्ट, देखिए दोस्तों, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। अभी देखिए दोस्तों, हम मुंबई वालों के लिए तो अभी जो ये जनवरी का महीना चल रहा है, वैसे दिसंबर का जो महीना होता है वो आखिरी महीना होता है सर्दी का, लेकिन जनवरी को भी हम एंजॉय करते हैं सर्दी के मौसम में। तो सबसे डार्केस्ट एंड कूलेस्ट नाइट और इवनिंग कौन सी होती है? तो दिसंबर की हो सकती है, या हम मुंबई वाले जनवरी की बोल सकते हैं दोस्तों। नेचुरली जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर दिसंबर की जो नाइट होती है, खास तौर से 20 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर की जो नाइट होती है दोस्तों, या जो इवनिंग होती है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा डार्क होती है और बहुत ज्यादा कूल होती है दोस्तों। ये समझने की कोशिश कीजिए आप।
तो ये एग्जाम में भी इस तरीके से आएगा, तो आपको बताते आना चाहिए कि 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की जो रात होती है वो बहुत ही ज्यादा कूलेस्ट होती है और बहुत ही लॉन्ग होती है और बहुत ही ज्यादा डार्क होती है दोस्तों। चलिए, अब ये बातें आपको समझ में आ गई। इन 4 लाइन को आप सही तरीके से और समझते हैं। यहाँ पे 4 लाइन में बता रहा है कि जो ओनर है, जो मालिक है, जो पोएट है, वो घोड़े पे बैठा हुआ है, जंगल में रुक गया और वहां पर वो अपने घोड़े की सोच को बता रहा है कि मेरा घोड़ा सोच रहा होगा, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, कि वो ये सोच रहा होगा कि ये कितना अजीब गरीब लग रहा है। क्या अजीब गरीब लग रहा है कि मैं जो हूँ पोएट, मैं घोड़े पे बैठा हूँ और मैं जंगल के बीचों बीच में आके मैं रुक गया, जबकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, नो फार्म हाउस। घोड़ा ये सोच रहा होगा यहाँ पे फार्म हाउस नहीं, जहाँ यहाँ पे घोड़ा रुकता है आकर। और साथ ही साथ बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, इन जंगल के बीच में और जहाँ पे पानी तक पीने के लिए नहीं है, फ्रोजन लेक है, जमी हुई झील है, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये साल की सबसे अंधेरी रात है। तो ये मेरे मालिक ने मुझे कहाँ लाके रुका दिया, घोड़े को मुझे कहाँ रुकवा दिया। तो आप देखिए दोस्तों, इस स्टांजा के बारे में हम टेक्निकलिटीज के बारे में जानते हैं, फिर तीसरे स्टांजा का इसका सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो पहली लाइन है दूसरे स्टांजा की, वहां पे दे रहा माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मेरा घोड़ा सोच रहा होगा कि कितनी अजीब गरीब बात है। मेरा घोड़ा सोच रहा होगा कि कितनी अजीब गरीब बात है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एक घोड़े को जो है पोएट ने इंसानी क्वालिटी दे दिया दोस्तों। जब कभी पोएट जो है किसी भी इंसानों को छोड़ के किसी भी शय को, किसी भी चीज को इंसानी क्वालिटी दे देता है दोस्तों, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को दोस्तों पर्सोनिफिकेशन कहते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए पहली लाइन में यहाँ दिया है माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट्स क्वियर। ठीक है, पहली लाइन समझ में आई आपको, मेरा घोड़ा सोच रहा होगा कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि यहाँ फार्म हाउस भी नहीं है, फ्रोजन लेक है और डार्केस्ट इवनिंग है, मतलब घोड़ा सोच रहा है। तो पोएट ने अपने घोड़े को इंसानी क्वालिटी दे दी कि वो सोच रहा है कि मैं यहाँ कहाँ आके रुक गया जंगल में, है ना। तो जब जब पोएट ऐसी किसी लाइन में किसी जानवर को इंसानी क्वालिटी दे देता है, यहाँ पे सोचने की क्वालिटी दी गई है, मस्ट थिंक, थिंक मतलब सोचना, घोड़े को सोचने की क्वालिटी दिया है। तो यहाँ पर ऐसी जो लाइन अगर पोएम के अंदर आएगी, स्टांजा में आएगी दोस्तों, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, पर्सोनिफिकेशन सिंपल है। जानवर को इंसानी क्वालिटी जब पोएट देता है तो ऐसी लाइन को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है दोस्तों हम फिर से राइमिंग स्कीम देखते हैं और राइमिंग वर्ड देखते हैं। राइमिंग स्कीम देखिए दोस्तों, पहली लाइन तो ए होती है, दूसरी लाइन क्वियर से मिलता जुलता नियर है, तो ये भी ए हो जाएगा। और लेक, देखो क्वियर और नियर से अलग है, हटके है, तो लेक को हम बी दे देंगे। फिर चौथी लाइन में दिया है ईयर, तो ईयर जो है पहली दूसरी और चौथी लाइन एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो ये तीनों जो हो गया है ए हो जाएगा। और तीसरी लाइन जो है लेक, जो कि क्वियर नियर और ईयर से हटकर है, तो ये हो जाएगी बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी दोस्तों, ए बी ए, इसकी भी वही है ए बी ए, देखिए उसका राइमिंग स्कीम। ठीक है, अब इसमें राइमिंग वर्ड बिल्कुल उसी तरीके से, राइमिंग स्कीम में ए बी सी डी इस तरीके से लगाते हैं, और राइमिंग वर्ड के अंदर वो वर्ड के पेयर की हम जोड़ी लगाते हैं दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे देखो दिए दूसरे स्टार क्वियर नियर, ये उसके राइमिंग वर्ड हो गए, और लास्ट चौथी लाइन में ईयर दिया होता है, ईयर भी उसका जो है राइमिंग वर्ड हो गया दोस्तों। चलिए, इस पोएम की सारी बातें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब तीसरा स्टांजा देखते हैं दोस्तों। तीसरे स्टांजा का भी जो है बड़े खूबसूरती के साथ पोएट ने पेश किया है। इस तीसरे स्टांजा में देखिए, इसके अंदर पोएट ने जो है कहा है कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स। आप देखिए यहाँ पे ही जो है ना दोस्तों, ये कैपिटल में लिखा हुआ है एच, देखिए ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ही जो है कैपिटल में लिखा हुआ है, एच का ही, ही ये एच, अब ये एच जो दिया हुआ है, ही जो दिया हुआ है,
कैपिटल क्यों दिया हुआ है? ये दिया हुआ है दोस्तों घोड़े के लिए, उसके हॉर्स के लिए। हाँ, तो अब ये घोड़ा बोल रहा है अब यहाँ पर, he gives his harness bells a shake, he gives his harness bells to shake, he gives his harness bell, हार्नेस, अगर इस वर्ड को हमने समझ लिया दोस्तों तो पूरी लाइन समझ में, हार्नेस बेल, बेल टू शेक। आप यहाँ पे देखिए, शेक मतलब हिलाना। अब ही जो यहाँ पे ये घोड़ा है, ये घोड़े ने यूज इज हार्नेस बेल। अब घोड़े के जो पट्टा होता है ना दोस्तों, या उसकी जो जीन होती है पूरे बॉडी के ऊपर जो लगी होती है, सर से लेके पीठ से लेके पैरों तक, उसको हार्नेस बोलते हैं दोस्तों। हार्नेस मतलब पूरा पट्टा, और उस पट्टे के साथ साथ उसके अंदर जो है प्लस बेल भी लगी होती है, जिसमें की आवाजें आती रहती है, टिंग 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 टिंग, घंटी की। बेल मतलब घंटी, हार्नेस बेल मतलब पट्टे में लगी हुई घंटी जो घोड़े के गले में होती है दोस्तों। तो अब वो घोड़ा जो है उस हार्नेस बेल को, उस पट्टे में लगी हुई घंटी को शेक कर रहा है, हिला रहा है, बजा रहा है, मतलब वो अपने मालिक से कुछ कह रहा है जो उसके पीठ पर बैठा हुआ है। अब घोड़ा यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, अपने घंटी को उसने हिलाया घोड़े ने, और वो कहता है टू आस्क देयर इज सम मिस्टेक, कि मालिक कहीं आपसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, कि आप सटिया तो नहीं गए, कि आप जंगल में आके रुक गए, तो क्या वजह है? एंड द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लिक, क्योंकि यहाँ तो और दूसरी कोई आवाज भी नहीं आ रही है। नहीं जोर। जी सर। जी सर, अच्छा, वक्त खत्म हुआ है, थोड़ा सा कंक्लूड करें आप। जी जी सर, 1 मिनट से। तो दोस्तों यहाँ पर उसका घोड़ा उनसे पूछ रहा है कि मालिक आपसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए सिर्फ विंड्स की आवाजें आ रही है, पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही है, और जो बर्फबारी हो रही है, स्नो गिर रही, उसकी आवाजें आ रही है। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली देखिए यहाँ पर भी जो हमें टाइम कम पड़ गया है, और यही प्रॉब्लम होता है कम समय की वजह से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे की और बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो। और अगर अब मैं आज जितना आपको इसमें समझ में आया है या नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा पूरी पोएम के बारे में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट है इस पोएम को लेकर, बुक आपके सामने है, किताब आपके सामने है, पोएम आपके सामने। अगर कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आई, सवाल जो समझ में नहीं आया, पॉइंट ऐसा जो समझ में नहीं आया, आप प्लीज मुझसे सवाल कर सकते हो। पूछिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। कोई ऐसा सवाल जो आपकी समझ में नहीं आया बेटा? बताइए प्यारे बच्चों, कोई ऐसा सवाल जो आपकी समझ में नहीं आया हो? नो डाउट सर। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, मेहनत कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो इंशाल्लाह जो है आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सर डाउनी फ्लैग मतलब? हाँ बेटा, डाउनी फ्लेक का मतलब होता है बेटी, जो बर्फबारी हो रही है ना, जो नीचे जो गिर रही है, स्नो फॉल्स, डाउनी फ्लेक स्नो फॉल्स, बर्फ का गिरना। अस्सलाम वालेकुम सर। फ्लेक मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, जो बर्फबारी हो रही है ना, उसको डाउनी फ्लेक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटी। सर थर्ड स्टैंजा की पहली लाइन समझाइए ना। कौन सी लाइन बेटा? थर्ड स्टैंजा की। ओके, थर्ड स्टांजा की पहली लाइन, ठीक है बेटा। हार्नेस बेल। थर्ड स्टांजा की पहली लाइन बताता हूँ। He gives his harness bells a shake. उसने अपने हार्नेस बेल को हिलाया, घंटी बजाया। ही मतलब यहाँ पे घोड़े के लिए, हॉर्स के लिए इस्तेमाल किया गया। देखिए दोस्तों, ये जो पोएम है ना, ये कोलोक्वियल स्टाइल में है दोस्तों। कोलोक्वियल मतलब होता है, इसका मतलब होता है बातचीत करना। यहाँ पे देखो मालिक जो है, जो पोएट जो है अपने घोड़े से बात कर रहा है, घोड़ा जो अपने मालिक से बात कर रहा है दोस्तों। तो जब इस तरीके की जो बातचीत वाली पोएम होती है, तो उसको कोलोक्वियल स्टाइल की पोएम कहते हैं। तो यहाँ घोड़ा जो है
अपने मालिक को जो है अपने गले अपने हाथ में बेल को हिलाकर उससे बता रहे हैं कि हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं, आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? वाला जो इसका जी सर। हाँ शाबाश बेटा। अभी दूसरे बच्चे ने दूसरे स्टांजा की फिगर ऑफ स्पीच को पूछा है चिट चैट के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर। तो बेटा देखिए दूसरे स्टांजा की पहली लाइन के अंदर जो है एक लाइन दी हुई है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। मेरा छोटा घोड़ा जो है वो ये जरूर सोच रहा होगा कि ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि मैं जंगल में आके ठहर गया हूं। तो दोस्तों यहाँ पर इस पहली लाइन के अंदर जो है ना फिगर ऑफ स्पीच जो है पर्सोनिफिकेशन है दोस्तों। अब पर्सोनिफिकेशन क्या, कि जब पोएट जो है किसी जानवर को, किसी एनिमल को इंसानी क्वालिटी दे देता है दोस्तों, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटी। सर आपने जो पहले स्टैंजा की राइम स्कीम बताए ना, ए बी सी, ए बी ए, हाँ ए बी ए है बेटा। ए बी ए, और सेकंड स्टैंजा की भी बी बी सी भी होगी ना? नहीं बेटा ए बी ए है इसकी भी। नहीं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन हियर है और इसका फर्स्ट सेकंड लेक है बेटा, थर्ड लाइन लेक है, आप उसमें देखिए पोएम में। नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन हियर है ना? हाँ तो वो बी आएगा बेटा, क्योंकि देखो पहली लाइन और दूसरी लाइन का जो प्रोनाउंसिएशन है ना बेटा सेम है। जैसे नो दो सेम आ रहा है ना बेटा, तो वो दोनों ए कहलाएगा। ठीक है। और तीसरी लाइन हियर जो है वो उससे हटकर आ रही है प्रोनाउंसिएशन से, तलफ्फुज से, तो इसलिए वो जो है बी कहलाएगा। और चौथी लाइन जो है स्नो, जैसे वो पहली और दूसरी लाइन से मिल रहे हैं ना, तो उसके लिए भी ए ही आएगा। जैसे नो दो स्नो, तो तीनों के लिए ए आएगा। और हियर जो है वो हटके आ रहा है तीनों से, तो उसके लिए बी आएगा बेटा। लेकिन सर हियर और कुएर भी तो मतलब एक जैसे ही है ना, तो फिर कुएर नियर और हियर भी तो बी भी हो जाएगा ना, क्योंकि 103 पे दिया हुआ है। कुवियर बी और नियर जो है ना बेटा दोनों ए है, और तीसरी लाइन जो लेग है वो बी है, और चौथी लाइन ईयर है वो भी ए है बेटा। अब उसके अंदर पोएम के सेकंड स्टांजा में देखिए, पहला दूसरा और चौथा ये तीनों ए है, और तीसरी लाइन जो है बी है बेटा। ठीक है। और कुछ आपका डाउट क्लियर हो बेटा? नो सर। अच्छा देखो फिर से बताता हूं आपको मैं। आप दूसरा स्टांजा देखिए, दूसरे स्टांजा में पहली लाइन का आखिरी वर्ड देखिए क्या है, कुवियर। ठीक है। दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड क्या है, नियर। दोनों मिलते जुलते हैं बेटा बोलने में, कुवियर नियर, तो ये दोनों का ए हो जाएगा बेटा। तीसरी लाइन है लेक, तो लेक जो है कुवियर और नियर से मिलती जुलती नहीं है ना बेटा बोलने में, तलफ्फुज में, प्रोनाउंसिएशन में, तो इसको हम बी दे देंगे। ठीक है। और चौथी लाइन ईयर, तो ईयर जो है पहली और दूसरी लाइन से मिलता जुलता है, जैसे कुवियर नियर ईयर, तो चौथी लाइन भी जो है पहली दूसरी से मिलती जुलती है, तो उसको हम ए ही देंगे बेटा। आया समझ में? यस सर। हाँ बेटा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है बेटा। और कोई बहन कोई भाई? कोई और सवाल? ओके ठीक है बेटा, थैंक यू। आपको कोई सवाल नहीं? ठीक है। मैं आपको विश यू ऑल द बेस्ट बोलता हूं दोस्तों, कि आप अपने स्टडी को सीरियसली कर रहे हैं, आप और अच्छे से आप कीजिए। टाइम कम बचा है आपके पास, सिर्फ 2 महीने बचे हैं, अपनी स्टडीज को आप सीरियसली लीजिए और बड़ी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। इसका फल आपको इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो है मेहनत करने वालों का ही साथ देता है बेटा। आज मेहनत करेंगे आप, तो कल आप इसको भुना पाएंगे, आप इसका फल पाएंगे, आप इसका मेवा पाएंगे बेटा। चलिए ऑल द बेस्ट। ठीक है जिशान सर, कैन आई लीव नाउ? यस सर। ओके थैंक यू वेरी मच।